हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बिजनेस लॉ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 6 चैप्टर करने वाले हैं। 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 5 हम सेल्स एक्ट के भी कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट एंड क्रॉसिंग। सबसे पहले नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन एक एक्ट होता है ट्रांसफ़र करने का राइट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय ओनर, जो ओनर है इंस्ट्रूमेंट का, किसी और पर्सन को। तो जो ओनर होएगा उसके पास दो राइट्स होती है, राइट टू हैव लीगल पोजेशन इंस्ट्रूमेंट का या फिर राइट टू रिसीव द पेमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो जब एक ओनर लीगल होल्डर जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र करता है राइट ऑफ पोजेशन इंस्ट्रूमेंट की और राइट टू रिसीव पेमेंट, जो भी अमाउंट होगा रिसीव करेगा वो रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट, जब वो ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को किसी कंसिड्रेशन के फॉर सम वैल्यू बिफोर मेच्योरिटी डेट, तो इंस्ट्रूमेंट को हम बोल सकते हैं कि उसको हमने नेगोशिएट कर दिया। तो देयरफॉर नेगोशिएशंस एक दूसरा नाम होता है फॉर ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट। बट एक वैलिड नेगोशिएशन के लिए कुछ असेंशियल्स हैं। सबसे पहला कि वो एक लीगल होल्डर ही करे इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कि एक चोर अगर उसने चोरी किया तो वो उसको ट्रांसफ़र ना करे। नेगोशिएशन मस्ट बी डन फॉर सम कंसिड्रेशन। एग्जाम्पल, एक बिल है, वो पेबल है रवि को, जो है 10,000 का, टू किशोर। तो ये तो सिंपल है। थर्ड होता है एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का मस्ट बी डन बिफोर मेच्योरिटी डेट। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तभी नेगोशिएट कर सकते हो बाय नंबर ऑफ टाइम्स, बट सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी की डेट तक, और ड्यू डेट के बाद वो एक वैलिड नेगोशिएशन ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक चेक है, हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, बट इट बिकम्स अ स्टेटल चेक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, तो उसके बाद उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहती। तो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चेक आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू इट इज़ नॉट वैलिड। फोर्थ होता है एक वैलिड नेगोशिएशन इज़ वन मेड विद एन इंटेंशन टू ट्रांसफ़र द राइट। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट इट इज़ नेसेसरी कि आप ट्रांसफ़र जो कर रहे हो इट इज़ मेड विद द इंटेंशन टू ट्रांसफ़र द राइट। एक मास्टर दे रहा है एक बियरर चेक टू हिज सर्वेंट की सेफ कस्टडी के लिए, तो सर्वेंट डज नॉट गेट द लीगल राइट कि वो पेमेंट रिसीव करे उस चेक के रिगार्डिंग। तो जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी के रिगार्डिंग चेक होते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट या फिर जो बाकी के वर्कर होते हैं वो लेके आते हैं बाय अदर कंपनी। तो वो उनका काम सिर्फ वो लेके आना होता है कंपनी के नाम पे या फिर जो ओनर है उनके नाम पे। वो उनके नाम पे पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते उस चेक के थ्रू। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग राइट्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो या तो बाय नेगोशिएशन या फिर बाय असाइनमेंट। तो नेगोशिएशन तो अंडर सेक्शन 14 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और बाय असाइनमेंट वो होता है अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो देखते हैं। सबसे पहले बाय असाइनमेंट सेक्शन 130। तो जब एक पर्सन ट्रांसफ़र करता है अपने राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डेट, तो उसको बोल देंगे हम असाइनमेंट ऑफ डेट। और जब डेट को असाइन कर लिया जाए दूसरे पर्सन को, एक नोटिस होल्ड होता है टू द पर्सन जिसने पेमेंट की है टू द डेट। तो फॉर एग्जांपल, अ होल्डर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र करता है राइट टू रिसीव पेमेंट टू अनदर पर्सन, दिस इज़ नोन एज असाइनमेंट। हम डिफरेंस देखते हैं नेगोशिएशन और असाइनमेंट के बीच। सबसे पहले मीनिंग, नेगोशिएशन का मीनिंग क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय वन पर्सन टू अनदर, वन पार्टी टू अनदर, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए एज द ट्रांसफरी ऑफ अ होल्डर, तो उसको नेगोशिएशन बोलेंगे। असाइनमेंट, जब एक पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ डेट, तो उसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ डेट। एक्ट नेगोशिएशन अंडर 14 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, असाइनमेंट अंडर 130 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882। प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब वो नेगोशिएट हो जाता है तब एक प्री अजम्पशन होती है कि नेगोशिएशन जो हमारी हुई है वो किसी कंसिडरेशन के थ्रू हुई है।
लेकिन असाइनमेंट के केस में असाइनमेंट फॉर डेट तो उसके अंदर कोई ऐसी अजम्पशन नहीं होती। तो ट्रांसफरी को प्रूव करना पड़ता है कि जो ट्रांसफरी है वो किसी कंसिड्रेशन के लिए है। नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र तो कोई नोटिस नहीं दिया जाता, असाइनमेंट के केस में रिक्वायर्ड होता है ताकि पर्सन पेमेंट करे। मैनर ऑफ ट्रांसफ़र एक बियरर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर सकता है बाय डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में नेगोशिएट कर सकता है बाय इंडोर्समेंट या फिर बाय डिलीवरी। और असाइनमेंट में बोथ बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय रिटन डॉक्यूमेंट साइंड बाय ट्रांसफरर। सिक्स्थ है हमारा स्टैम्प ड्यूटी। नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती। असाइनमेंट अंडर सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, उस केस में पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड होती है। और लास्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। अगर ट्रांसफरी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेता है एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स तो उसको एक गुड टाइटल मिलता है, इवन अगर वो टाइटल ऑफ ट्रांसफरर डिफेक्टिव हो। लेकिन असाइनमेंट के केस में अगर एक इंस्ट्रूमेंट को हमने असाइन कर दिया तो ट्रांसफरी उस इंस्ट्रूमेंट को ले सकता है सब्जेक्ट कि वो डिफेक्ट हो इन टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड या फिर मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। तो सबसे पहले बाय डिलीवरी या फिर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो सबसे पहले बाय डिलीवरी अंडर सेक्शन 47 फॉर अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट पेबल होता है बियरर को तो वो नेगोशिएट किया जा सकता है सिंपल डिलीवरी के थ्रू। तो जो पर्सन होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट डिलीवर होना है वो होल्डर बन जाता है। डिलीवरी अगर सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है उसकी फॉर्मेलिटी फॉर विदाउट नो पोजेसर इज कॉन्स्टिट्यूटेड तो वो होल्डर बन जाता है इंस्ट्रूमेंट का। एक पर्सन है जो चुराता है या फिर खुद को एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट बना देता है जिसका वो होल्डर ही नहीं है, तो उस केस में वो उनके पास फिर भी डिलीवर्ड हो जाते हैं वो एक्चुअल में। जैसे कि एक चोर ने चोरी करी या फिर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट गिरा हुआ मिल गया तो उस केस में वो एक फिक्टिशियस एक्शन हो जाएगा। तो एग्जांपल है, एक डेटर है, उसने पे करने 30,000 टू हिज क्रेडिटर। तो उसके लिए उसने एक डेटर है जिसने इशू किया एक बियर चेक और उसने वो हैंड ओवर कर दिया सेम टू इट्स क्रेडिटर। तो बाय गिविंग द कस्टडी ऑफ द चेक टू क्रेडिटर बियरर उस चेक को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये एक नेगोशिएशन होता है ऑफ चेक बाय एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट सेक्शन 48। तो सबसे पहले अगर एक इंस्ट्रूमेंट पेबल है ऑन ऑर्डर तो उसको नेगोशिएट कर सकते हैं बाय इंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी। तो इंडोर्समेंट के लिए आपको दो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले होल्डर शुड इंडोर्स इट और फिर डिलीवर करें इंडोर्सी को। इंडोर्समेंट तभी बनती है जब आप साइन करो बाय द नेम ऑफ इंडोर्समेंट यूजुअली ऑन बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्लिप को आप बुलाते हो अलॉन्ग और वो पार्ट बन जाती है इंस्ट्रूमेंट का। और एक इंडोर्समेंट कंप्लीटली तब डिलीवर्ड होती है इंस्ट्रूमेंट टू द इंडोर्सी। तो एक इंडोर्समेंट का मतलब ही ये होता है कि वो एक इंडोर्समेंट तब कंप्लीट होगी जब उसकी डिलीवरी होगी। एग्जांपल दिए, एक पर्सन इंडोर्स करे एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे को और उसको एक को खुद रख रहा है तो लेटर आफ्टर हिज डेथ तो जो इंडोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट है इज़ फाउंड इन अदर पेपर तो उसको आप डिलीवर कर रहे हो इंडोर्सी को। तो वो एक वैलिड नेगोशिएशन नहीं है क्योंकि बाद में पर्सन की डेथ के बाद एक एक पेपर लेके आना, अब उसका ये नहीं पता वो लीगल है इलीगल है, पर्सन के नोन में था या नहीं था, तो उसके पास कोई राइट भी नहीं होती इंस्ट्रूमेंट को रिगार्डिंग। तो ये दिया है ए, उसके अंदर ओरिजिनल ए हमारा ओरिजिनल ड्रॉर है और इंडोर्सर है। तो वो ए इंडोर्स कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को सी को दे रहा है। तो बी है हमारा ड्रॉई और सी है इंडोर्सी, तो बी ड्रॉई और सी इंडोर्सी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्ज इंडोर्समेंट सेक्शन 58 के अंदर एक वैलिड इंडोर्समेंट वही होगी जो जेन्युइन हो और फोर्ज नहीं हो, यानी कि फॉल्स ना हो, गलत ना हो।
जब एक पर्सन एक इंस्ट्रूमेंट को लेता है थ्रू फॉर्ज इंडोर्समेंट, तो वो और सारी पार्टीज एक्वायर करती है उस इंस्ट्रूमेंट को आफ्टर हिम, तो उनको एक बेटर टाइटल नहीं मिलता, बट एक पर्सन जो एक्वायर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को विद द इंडोर्सर की अथॉरिटी, मतलब फॉर्गरी या फिर स्टीलिंग इलॉफुल लॉफुल नहीं है, और फर्दर इंडोर्सी सेम इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करे टू सम अदर कि उसको गुड टाइटल मिले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एग्जांपल इसके अंदर ए दे रहा है इंस्ट्रूमेंट टू हिज सर्वेंट फॉर सेफ कस्टडी। अब सर्वेंट क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट को बी को दे रहा है, बी सोच रहा है कि उसने सही दिया है, जो सर्वेंट है वही उसका मालिक है। तो बी ऑल्दो द सर्वेंट टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन जो बी के पास गुड्स हैं वो तो गुड टाइटल में है ना, सर्वेंट ने गलती की, सर्वेंट सर्वेंट हमारा गलत था, पर बी तो सही है। तो हु में इंडोर्स एंड नेगोशिएट, हर सोल मेकर, हमारा ड्रॉअर, पेई, इंडोर्सी, या फिर जो भी हमारे जॉइंट मेकर्स होते हैं, ड्रॉअर्स, पेईस, इंडोर्सीज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो नेगोशिएट भी कर सकते हैं, इंडोर्स भी कर सकते हैं, अनलेस जो हमारी नेगोशिएबिलिटी है ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड है या फिर एक्सक्लूडेड है अंडर सेक्शन 50। असेंशियल्स क्या रहेंगे वैलिड इंडोर्समेंट के, वो सबसे पहले इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, मतलब उसके अंदर कोई स्पेस खुली ना हो, ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसको लॉन्ग ही बोलेंगे। इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, सिग्नेचर ऑफ इंडोर्सर ऑन इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्ड्स वो सफिशिएंट होगा। थर्ड, इट मस्ट बी मेड बाय इंडोर्सर ईदर बाय मेरेली साइनिंग इट हिज नेम ऑन द इंडोर्समेंट, या फिर स्पेसिफाई करना उसको एडिशनली। या फोर्थ है हमारा, इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी होगी तभी। फिफ्थ है, एक वैलिड इंडोर्समेंट तभी होता है विच इज़ ऑलवेज ऑफ इंटायर बिल, मतलब उसके अंदर पूरा अमाउंट हो, क्लियर हो सब। ये 5 पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, पर वैसे इंडोर्समेंट अगर आता है, इंडोर्समेंट में आप लिख सकते हो तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। और इंडोर्समेंट अगर किसी आगे क्वेश्चन में भी कवर होगा या कहीं पर भी होता है पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, आप उसके साथ लिख सकते हो इन्हें। नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, और 5 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो कोई इंडिविजुअल आ सकता है, पर 15 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने हमने पिछले 5 चैप्टर्स भी देखे, बहुत कम होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो 15 के लिए निकल के आए और जो पूरा प्रॉपर सेंस बनाए क्वेश्चन का। तो सबसे पहला इंडोर्समेंट इन ब्लैंक under section 16(1), endorsement in full under section 16(1), restrictive endorsement under section 50, conditional endorsement under section 52, SAS recourse endorsement under section 52, partial endorsement under section 56। तो सबसे पहले जनरल एंडोर्समेंट या फिर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक अंडर सेक्शन 16(1). तो अगर एक इंडोर्सर साइन कर रहा है सिर्फ अपना नाम और इंडोर्समेंट, तो उसको हम ब्लैंक कहेंगे। तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक वो होगा जहाँ पे इंडोर्सर स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि इंडोर्सी कहाँ है, बट उसके सिग्नेचर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है उस राइट को टू समवन। तो ये सेक्शन 58 के अंडर है ये डेफिनेशन। सेक्शन 54 है, ये 58 नहीं है। तो ये स्टेट करता है कि जो हमारा इंडोर्समेंट इन ब्लैंक है वो ही हमारा इंस्ट्रूमेंट तब पेबल होगा टू बियरर जब तक आप ओरिजिनली उसको पेबल ना कर दो थ्रू ऑर्डर। इट मीन्स कि आफ्टर मेकिंग इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, तो इंडोर्सर डिलीवर कर सकता है टू अनदर पर्सन, सच अ पर्सन मे बी एंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट। तो आफ्टर इंडोर्समेंट इन ब्लैंक तो वो रिमेन रहे, इट विल स्टिल रिमेन ब्लैंक इंडोर्समेंट, क्योंकि आपने कन्वर्ट ही नहीं किया उसको होल्डर, और इंडोर्समेंट इन फुल बन जाता है फिर वो। तो कन्वर्जन इसके अंदर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट टू इंडोर्समेंट इन फुल अंडर सेक्शन 49। तो अंडर सेक्शन 49
एक होल्डर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट जो है इंडोर्स इन ब्लैंक में विदाउट साइनिंग हिज ओन नेम कन्वर्ट कर दे उस ब्लैंक इंडोर्समेंट को इनटू फुल इंडोर्समेंट। सेक्शन 49 के अंदर ये पॉसिबल है। स्पेशल इंडोर्समेंट या फिर इंडोर्समेंट इन फुल, जब हमारा इंडोर्सर इंडोर्समेंट में मेंशन करता है एज टू होम कि जो हमने अमाउंट किसे पे करना है, और मेंशन कि आपने जो अमाउंट है वो आप फुली पे करो, लाइक आप उसको 10,000 ऐसे करके नहीं दे रहे, आपने 30,000 दे रहे हैं, आप इकट्ठा ही 30,000 दे रहे हो। तो एग्जाम्पल एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेबल है जॉय को, तो जॉय अपना सिग्नेचर करता है उस पर और इंडोर्स कर रहा है बिल को टू प्रीतम विदाउट राइटिंग हिज नेम। तो इंडोर्सी जो है हमारा वो बन जाएगा ब्लैंक इंडोर्समेंट। तो अब प्रीतम फ्यूचर फर्दर ट्रांसफ़र करेगा उसको टू द सेम बिल टू रवि बाय पेइंग पे टू रवि। तो उसमें प्रीतम खुद साइन नहीं कर रहा बिल पे, उसने सिर्फ लिख दिया पे टू रवि, तो वो शो कर रहा है कि उसने अपना कंसेंट दे दिया। तो पे टू रवि अबव सिग्नेचर, तो जॉय इंडोर्स में इंडोर्स कर रहा है बिल को टू प्रीतम, तो एक ब्लैंक इंडोर्समेंट हो जाएगा। इसके अंदर उन्होंने ब्लैंक इंडोर्समेंट का एग्जांपल दिया है कि पे 10,000 SD टू जॉय। तो इसके अंदर जॉय इंडोर्स कर रहा है बिल प्रीतम को, तो एक ब्लैक इंडोर्समेंट का एग्जांपल है। प्रीतम ने यहाँ पे साइन नहीं किया पर उसने सिर्फ ये लिख दिया पे टू रवि, तो वो शो कर रहा है कि उसने साइन कर दिया जॉय ने, तो वो ब्लैंक इंडोर्समेंट कन्वर्ट हो रहा है हमारा फुल इंडोर्समेंट में। यहाँ पे बिल पेबल नहीं है बियरर को बट रवि को हो रहा है। तो सिंस प्रीतम ने साइन नहीं किया तो वो इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई लाइबिलिटी है। तो इंडोर्समेंट इन ब्लैंक फॉलोड बाय एन इंडोर्समेंट इन फुल, अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आफ्टर वो इंडोर्स हो रहा है ब्लैंक में और फुल में, तो वो अमाउंट ऑफ इट कैन नॉट बी क्लेम्ड फ्रॉम इंडोर्सर इन फुल, बट आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो एज अ पर्सन टू हुम इट इज़ बीन इंडोर्सड इन फुल। थर्ड है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्सर इंडोर्समेंट। सेक्शन 50 के अंदर एक इंडोर्समेंट कंसिस्ट द इंडोर्सी जो कि ऑनर है इंस्ट्रूमेंट का, कन्फर कर रहा है वो अपॉन हिम एज राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, बट व्हेन जहाँ पे राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन एक्सप्रेस वर्ड्स में है इन इंडोर्समेंट, तो वो इट रिस्ट्रिक्ट्स अवे, तो उसको रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट भी कह सकते हो। तो जो इंडोर्सर है वो इकट्ठा उसको इंक्लूड कर रहा है एज द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेरली कंस्टिट्यूट द इंडोर्सी एज एन एजेंट टू इंडोर्सी द इंडोर्समेंट। तो इसमें एग्जांपल दिया है, बी साइन कर रहा है इंडोर्समेंट को ऑन डिफरेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बियरर को पेबल है। तो पे टू कंटेंट टू सी ओनली, पे सी फॉर माई यूज़, पे सी ऑन ऑर्डर ऑन अकाउंट ऑफ बी, या फिर विद इन मस्ट बी क्रेडिटेड टू सी। तो इन सब में बी को हमने जो भी है सारे कंडीशंस पे हमने एक्सक्लूड कर दिया सी को, लेकिन जो नेक्स्ट है उसमें हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे। पे सी वैल्यू इन अकाउंट, या फिर पे कंटेंट टू सी। फोर्थ है कंडीशनल इंडोर्समेंट सेक्शन 52 के अंदर। तो इंडोर्सी जो हमारा इंडोर्सर है वो एक इंडोर्समेंट कर सकता है इस वे में कि जो भी हमारी राइट ऑफ इंडोर्सी है वो रिसीव करे अमाउंट ड्यू विच इज़ मेड डिपेंडेबल या फिर डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, या फिर एक ऐसा इवेंट जो कभी होगा ही नहीं, तो उसमें इंडोर्सर परमिट कर सकता है राइट ऑफ इंडोर्सी कि वो रिसीव करे पेमेंट को कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट या फिर फुलफिलमेंट किसी कंडीशन की। फॉर एग्जांपल ए ने एक कंडीशनल इंडोर्समेंट करी बी को एक ऐसे मैनर में कि बी पे कर रहा है ऑन ऑर्डर ऑफ हिज मैरिज, कि मतलब इफ़ ही गेट्स मैरिड तभी वो पे करेगा। पे बी ऑन ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ शिप। तो उसके अंदर फिफ्थ है हमारा सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट सेक्शन 52 के अंदर। तो जो राइट है टू वेव ऑफ, तो एक पर्सन एक इंडोर्समेंट करता है
इंडोर्सी के पास राइट होती है कि वो पेमेंट करे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो लाइबल हैं टू पे द सेम। तो इंडोर्सी उस केस में लाइबल नहीं होता कि वो पेमेंट रिसीव करे, तो वो एक्शन में फिर हमारा इंडोर्सर आ जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा इंडोर्सर है मे एक्सक्लूड हिज ओन लाइबिलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, और जब वो ऐसा करता है तो इंडोर्समेंट को हम सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो जब हमारी सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट होती है उस केस में हमारा इंडोर्सर while making such an endorsement cannot be made liable to instrument, तो वो लाइबल ही नहीं होगा उस केस में। तो सच इंस्ट्रूमेंट को आप विदाउट रिकोर्स या फिर सैंस रिकोर्स भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट पेबल है एक्स को या फिर ऑन ऑर्डर ऑफ एक्स, तो वो इंडोर्समेंट सेइंग पे टू वाई विदाउट रिकोर्स, तो ये भी एक एग्जांपल है सैंस रिकोर्स इंडोर्समेंट का। सिक्स है पार्शियल इंडोर्समेंट सेक्शन 56 के अंडर। अंडर सेक्शन 56 एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं ट्रांसफ़र करी जा सकती फॉर पार्ट ऑफ अमाउंट अपेयरिंग टू बी ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है फॉर ₹5000, तो इंडोर्सर कैन नॉट इंडोर्स बाय सेइंग पे ₹2500। एक पार्शियल इंडोर्समेंट में दैट इज़ एन इंडोर्समेंट बाय विच राइट टू रिसीव अ पार्ट पेमेंट ओनली हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो वो एक वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो सेक्शन 56 प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे सम ऑलरेडी पेड है टू दैट इफेक्ट विच मे बी इंडोर्स ऑन इंस्ट्रूमेंट, और नेगोशिएट किया जा सकता है उसको टू द बैलेंस। फॉर एग्जांपल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है पेबल टू एक्स, तो अमाउंट पेबल होगा उसमें ₹5000। अगर हमारा ड्रॉय ने ऑलरेडी पे कर दिया ₹2500 एक्स को, तो एक्स वहाँ पे बन जाएगा इंडोर्समेंट पे सेइंग कि पे टू वाई, तो उसमें अमाउंट हमारा पेबल होगा। तो एक चेक शुरू करेंगे अब हम। क्रॉसिंग ऑफ चेक, तो एक चेक क्रॉस चेक भी हो सकता है, ओपन चेक भी हो सकता है। क्रॉस चेक कौन सा होता है, जब जहाँ पे हमारा चेक बियर कर रहा है फेस टू पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइंस, तो चेक क्रॉस्ड होगा। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो। तो लाइंस आर यूजुअली ड्रॉन ऑन लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर ऑफ चेक, तो इट मे बी ड्रॉन टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ चेक वी नीड टू अंडरस्टैंड अनक्रॉस चेक। तो क्रॉसिंग के बेनिफिट तभी आप समझ पाओगे जब आप अनक्रॉस्ड को जानो। एंड अनक्रॉस चेक इज नोन एज ओपन चेक, जहाँ पे पेमेंट इज मेड एट काउंटर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक। तो इस केस में चेक चेक के केस में अगर एक गलत पर्सन ले रहा है पेमेंट ऑफ चेक, तो वो उसको बहुत डिफ़िकल्ट होगा ट्रेस करना, क्योंकि वो पर्सन कहीं पर भी जा सकता है। मोरओवर अगर चेक गलत हाथों में जा रहा है एंड देन इट इज़ ट्रांसफर टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो टाइटल मिल जाएगा चेक का, बट जो राइट्स हैं ओरिजिनल होल्डर के वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये डिफ़िकल्टी हो सकती है इन रिमूविंग द क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो पेमेंट ऑफ क्रॉसिंग check is not to be made at the counter, but the person who wants to have his payment has to get the same through a bank। ये एक एग्जांपल है ओपन चेक का, या फिर आप अनक्रॉस चेक भी बोल सकते हो। इसके अंदर लाइंस प्रेजेंट नहीं है। ये डिफरेंस है बिटवीन ओपन चेक और क्रॉस चेक। मीनिंग ओपन चेक वो चेक होते हैं जहाँ पे पेमेंट कैन बी प्रोक्योर्ड एट द काउंटर ऑफ बैंक। क्रॉस चेक एक चेक होते हैं जहाँ पे पेमेंट is done which is credited to account of customer। Mode of payment open check में is made to customer at counter of bank, जहाँ पे वो present होता है। in check of bank cross check में it is credited to account of customer। सेफ्टी ओपन चेक में इस सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि अगर रॉन्ग पर्सन पेमेंट ले रहा है तो उनको आप काउंटर भी नहीं कर पाओगे, तो वो डिफ़िकल्ट होगा उसको ट्रेस कर पाना। और क्रॉस चेक में अगर एक पर्सन क्रॉस चेक ले रहा है तो पॉसिबल है कि आप उसको ट्रेस कर पाओ और पेमेंट वापस ले पाओ। तो दोनों एग्जांपल दिए हुए हैं। क्रॉस चेक में लाइंस डाली हुई हैं, बाकी वैसे सेम ही रहते हैं यूजुअली दोनों। तो काइंड्स, तो हमारे ओपन चेक के तो कोई काइंड्स नहीं है।
लेकिन क्रॉस चेक के बहुत सारे हैं जो हम आगे भी देखेंगे। वैसे भी इसके अंदर गिवन है जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एक्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट क्या है नॉन क्रॉसिंग का या फिर ओपन का? टू मेक कलेक्शन ऑफ पेमेंट ईजी, और क्रॉसिंग में टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काइंड्स या फिर मोड्स ऑफ क्रॉसिंग। ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यूजुअली इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनता है 15 के लिए, बाकी 5 के लिए कह सकते हो। तो वैसे सबसे पहले है हमारा क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग सेक्शन 123 के अंडर। जनरल क्रॉसिंग कंसिस्ट करती है ड्राइंग ऑफ टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक। तो समटाइम्स इन एडिशन टू दीज टू चेक द वर्ड्स आर ऑल्सो रिटन एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, तो वो भी ऐड होते हैं किसी किसी चेक्स में। तो इस टाइप ऑफ क्रॉसिंग को हम जनरल क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग हमारी चेक पर ही हो रही है, तो जहाँ पे एक चेक इज क्रॉस जनरली वहाँ पे बैंकर जिसको हमने ड्रॉ किया शैल नॉट पे इट अदरवाइज दैन टू अ बैंकर। तो इट मीन्स कि अगर हमारा बैंक जो है वो ड्रॉई हमारे बैंक को यूज़ कर रहा है फॉर नॉट पेमेंट ऑफ चेक, तो उस केस में जो हमारी पेमेंट होएगी दूसरे बैंक को जहाँ पे वो कलेक्ट कर रहा है चेक, इट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ होल्डर। तो जनरल क्रॉसिंग में होल्डर में गेट द चेक कलेक्टेड थ्रू सम अदर बैंक, ज़रूरी नहीं कि उसी सेम बैंक से हो, किसी दूसरे बैंक से भी हो सकती है। तो कलेक्टिंग बैंक मे बी वन ऑफ द बैंक ऑन द चॉइस ऑफ इट। तो ये एग्जांपल देख सकते हो, इसमें उन्होंने साइड में दो लाइंस डाल दी है चेक पे। आपको एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल बनाना पड़ेगा चेक का। सेकंड इन्होंने दिया ड्राइंग ऑफ टू पैरेलल लाइंस और ऐड कर दिया उन्होंने वर्ड कंपनी। फर्स्ट में उन्होंने सिर्फ क्रॉस किए, सेकंड में उन्होंने एंड कंपनी वर्ड को ऐड कर दिया। थर्ड में ड्राइंग ऑफ टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस और उन्होंने वर्ड लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, तो और नेक्स्ट में भी इन्होंने ऐसे डाला कि एंड कंपनी भी लिख दिया, नॉट नेगोशिएबल भी लिख दिया, अकाउंट पेइंग ओनली भी लिख दिया। तो इसके अंदर ये 4 केसेस बन सकते हैं जहाँ पे जनरल क्रॉसिंग कहें और आप वहाँ पे उन्हें कर सकते हो। जनरल क्रॉसिंग में आपको हर टाइप का ये चेक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल क्रॉसिंग 124 के अंडर। तो स्पेशल क्रॉसिंग जहाँ पे एक चेक बियर कर रहा है अक्रॉस इट्स फेस एंड एडिशन, तो नेम लिखा होगा ऑफ अ बैंकर ईदर विद या फिर विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। तो वहाँ पे एडिशन होगी दैट शैड बी डीम्ड एज अ क्रॉसिंग, तो वहाँ पे चेक को डीम किया जाएगा टू बी क्रॉस स्पेशली एंड टू बी क्रॉस टू द बैंकर। स्पेशल क्रॉसिंग यूजली कंसिस्ट करेगा नाम किसी बैंक का लिखा हुआ उस पर फेस, जहाँ पे चेक फेस कर रहा है उसकी तरफ। फॉर एग्जांपल एक चेक है जो ड्रॉ किया स्टेट ऑफ बैंक ने और उसके ऊपर लिखा हुआ है होल्डर ने पंजाब नेशनल बैंक, तो उस चेक को डीम किया जा सकता है क्रॉस स्पेशली, और वो स्पेशली बाय पंजाब नेशनल बैंक। तो जनरली जो नेम है हमारा बैंक का टू होम चेक इज स्पेशली क्रॉस्ड इज रिटन, वहाँ पे आप दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन को लिख सकते हो थ्रू द चेक। तो चेक की इन्होंने एग्जांपल दी है एक, तो यहाँ पे इन्होंने लाइन को क्रॉस कर दिया, लिख दिया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और नेक्स्ट में इन्होंने लिख दिया नॉट नेगोशिएबल पंजाब नेशनल बैंक और एंड कंपनी। वो शेड किया हुआ है तो उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट उसके अंदर एंड कंपनी लिखा है। नेक्स्ट में उन्होंने लिख दिया अकाउंट पेबल ओनली, अकाउंट पेइंग ओनली, पंजाब नेशनल बैंक और नॉट नेगोशिएबल। ये भी हमारे 3 टाइप्स हो गए इसमें। तो ये तीनों ही आपको लिखने पड़ेंगे और आपको ये बना के भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे ये शो करना इम्पॉर्टेंट है। अगर वैसे भी 15 मार्क्स में आ रहा है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। थर्ड है हमारा अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग। समटाइम क्रॉसिंग ऑफ अ चेक इज थ्रू द वर्ड अकाउंट पेइंग या फिर अकाउंट पेइंग ओनली। तो इसमें एग्जांपल उन्होंने नहीं दिया, बट आप वैसे ही देख सकते हो कि अगर वर्ड्स ये लिखे हुए हैं तो फिर इफेक्ट ऑफ सर्च वर्ड इन कलेक्टिंग ऑफ बैंक
It is supposed to collect the check only on behalf of P. On collecting it on behalf of some other person, it can be held responsible for the same, कि अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो वही पर्सन लाइबल होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एडिंग दिस वर्ड्स इज बेसिकली कि प्रोटेक्शन हो रही है हमारे पेई को। इस केस में भी अगर हमारा चेक गुम जाए तो नोबडी एल्स विल गेट द पेमेंट टेक्निकली, या फिर मेनली इस क्रॉसिंग के थ्रू कोई भी प्रोहिबिशन ऐड नहीं होता ऑन ट्रांसफ़र ऑफ चेक। फोर्थ एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सेक्शन 130 के अंदर, अगर एक चेक क्रॉस्ड है और इसके ऊपर वर्ड्स लिखे नॉट नेगोशिएबल विच मे ऑल्सो बी रिटन, तो इफेक्ट ऑफ सच क्रॉसिंग इज़ दैट जो भी हमारा चेक है विच वॉज प्रीवियसली हैविंग एट्रीब्यूट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो वो लूज़ कर रहा है असेंशियल क्वालिटी ऑफ नेगोशिएबिलिटी। दैट इज़ आफ्टर सच क्रॉसिंग नेगोशिएबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो चेक हावेवर भी कंसिडर कि जो हमारा चेक है वो अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो जो वर्ड है नॉट नेगोशिएबल अगर वो लिखा है तो ट्रांसफरी एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो ही विल बी द टाइटल एज दैट ऑफ अ ट्रांसफरर। लास्ट इसमें होता है हु मे क्रॉस अ चेक। तो एक अगर एक चेक अनक्रॉस्ड है तो होल्डर में क्रॉस इट जनरली, और स्पेशली अगर एक चेक क्रॉस्ड है जनरली तो होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली। तो ये सेम ही बात है इसमें। तो विद दिस ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्रॉसिंग के पहले हमने देखे थे जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव, नॉट नेगोशिएबल। तो वैसे बुक में तो सिर्फ 4 ही दिए हैं। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, बट मेरे वाली में तो यही 4 थे। बाकी आप बाकी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है, पर बहुत सारी बुक्स में ये 4 ही मिलेंगे आपको। अगर आपको कोई और मिलता है तो आप वो इसमें ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रॉसिंग का मीनिंग, उसके एसेंशियल्स भी सब में डाल सकते हो। हर किसी का भी सेम एसेंशियल होगा तो सब में आप एसेंशियल बना के भी लिख सकते हो। बट मेरे हिसाब से इसके अंदर 4 पॉइंट्स और देने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 8 तो हो। तो आई होप you like the video. Please like and subscribe to our channel.